Assalamualaikum students. I hope you are fine. Welcome to Psychologists and Psyche Seeker, and I hope you have joined both the communities. And this is another lecture of hypothesis testing का ये last lecture है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये 4th चैप्टर है जिसमें लेसन नंबर 23 में है ये स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी PSY 516. इसमें हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में. और लास्ट है इसका सैम्पल साइज़ के बारे में बात हो रही थी कि सैम्पल साइज़ क्या होता है. सैम्पल साइज़ की आपको सिग्निफिकेंस पता होगी कि सैम्पल साइज़ कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. यानी आप जब भी कोई टेस्ट वगैरह करते हैं तो सैम्पल साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जब आप पॉपुलेशन की एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में जब आप अजम्पशन बनाते हैं, तो जितने ज़्यादा आपकी सैम्पल साइज़ जितना स्मॉल होगा तो इट मीन्स आपके जो नल हाइपोथेसिस हैं उसके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर आप उसके पॉपुलेशन साइज यानी जो पॉपुलेशन पैरामीटर जो है आपके पास अजम्पशन जो है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं तो आपको सैम्पल साइज़ जो है वो लार्ज लेना पड़ेगा. यानी जितना ज़्यादा आपका सैम्पल साइज़ लार्ज होगा उतने ही ज़्यादा आप श्योर होंगे कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो सकती है और आपके पास जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट रिज़ल्ट्स होंगे और पावर ऑफ द टेस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी. यानी आपकी जो इफ़ेक्ट है उसको आप सिग्निफिकेंस जो है उसको आप चेक कर सकते हैं. जो डिफरेंस है आप उसको चेक कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है. जितना ज़्यादा आप सैम्पल साइज़ आपका ज़्यादा लार्ज होगा उतना ही ज़्यादा आप सैम्पल मीन में और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें कोई चेंजेस हैं, कोई डिफरेंसेस हैं, कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है. तो ये चीज़ है. इसके अलावा इसमें फर्स्ट जो है पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जितना ज़्यादा आप सैम्पल साइज़ को ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपकी पावर ऑफ टेस्ट जो है वो उसके इंक्रीज़ हो जाएगी. और इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो चीज़ें जो मैटर करती हैं वो ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है रिज़ल्ट का उसमें इम्प्रूवमेंट होगी. आप उतना ही कॉन्फिडेंट होंगे अपने रिज़ल्ट के बारे में, उतना श्योर होंगे. यानी आपका सैम्पल साइज़ बहुत लार्ज था तो इसीलिए आप उसको जो रिज़ल्ट आता है आप उस पर श्योर होते हैं कि वो जो भी स्टैटिस्टिक्स आपने फाइंड आउट की हैं वो एक्यूरेट हैं. अच्छा, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट है या कितना ज़्यादा वो डिफरेंस है सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन में. तो हमारे पास जो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है यानी 95% हम श्योर होते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर वो ट्रू है. लेकिन अगर इस तरह नहीं होता, अगर वो ओवरलैप नहीं करती, जो हमारा सैम्पल मीन है वो वहाँ पर नहीं आती उस 95% एरिया में, तो इट मीन्स कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है. और वो जो वैल्यू है हमारी वो डिफरेंट पॉपुलेशन से है. इट मीन्स कि वो एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ में एक्सट्रीम स्कोर्स हैं और जो कि डिफरेंस है वहाँ पर, इफेक्ट है वहाँ पर, कोई चेंजेस हैं वहाँ पर. और जो नल हाइपोथेसिस है हमारी वो उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सैम्पल साइज़ है और जो पॉपुलेशन साइज़ है उन दोनों में बहुत ज़्यादा सैम्पल मीन है और पॉपुलेशन मीन है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और हमारी जो अजम्पशन है वो फुलफ़िल नहीं होती यहाँ पर. अब यहाँ पर चीज़ें हैं जो रिज़ल्ट आपने देखना है स्टडी का स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है वो आपकी सैम्पल साइज़ पे डिपेंड कर रहा है. इंपॉर्टेंट MCQs भी इसमें आ जाते हैं और लार्जर सैम्पल साइज़ जितना होगा उतनी ही ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट आएंगे. यानी आप उस रिज़ल्ट पे श्योर होंगे कि हमारे रिज़ल्ट एक्यूरेट हैं और सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट हैं, हमारे इंपॉर्टेंट हैं रिज़ल्ट. ऑन द अदर हैंड अब सैम्पल साइज़ अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो इट मीन्स हमारा जो रिलेशनशिप है या डिफरेंस है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. यानी जो आपकी सैम्पल साइज़ में, सैम्पल मीन में, पॉपुलेशन मीन में जो रिलेशनशिप है यहाँ पे जो डिस्टेंस है या जो डिफरेंस है उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे अगर आपका सैम्पल साइज़ स्मॉल होगा. तो आपके रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पर बायस हो सकते हैं. सो पावर ऑफ द टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लो होगी अगर आपकी सैम्पल साइज़ जो है स्मॉल होगा. तो ये कुछ जो है वो कॉजेज़ हैं कि सैम्पल साइज़ लार्ज होना चाहिए, अगर स्मॉल होगा तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं. और यहाँ पर जो पावर प्रोबेबिलिटी है आपकी चेक करती है कि इफ़ेक्ट जो है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है. तो इसके लिए हम पावर टेस्ट जो है वो इसकी नेम से ही पता चल रहा है कि पावर ऑफ द टेस्ट क्या है कि जब हम उसको एग्जैक्टली जो है उसको हम डिस्कवर कर लें, उसको हम डिटेक्ट कर लें कि जो चेंजेस हैं वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जो सैम्पल मीन में और पॉपुलेशन मीन में चेंजेस हैं, जो इफ़ेक्ट है वो उस पर हम उसको मेजर कर सकते हैं. तो जो रिज़ल्ट है उसको प्रोबेबिलिटी इज़ लेस दैन 0.05 जो वैल्यू है आपकी वो अल्फ़ा वैल्यू है. यानी उससे लेस अगर वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटी कम है तो इट मीन्स के हम उसको
जितनी ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ रही होगी। दैट मीन्स कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर दोनों में कनेक्शन है, आपके सैम्पल साइज में भी और पी वैल्यू में भी, जो कि आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के साथ एसोसिएट करता है। यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दें कि जो स्टडी है, यहाँ पर उन्होंने स्टडी की थी एक, और जो एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होगा उसके क्या इफेक्ट होंगे और जो लार्जर सैम्पल है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो जब इन्होंने स्टडी कंडक्ट की, जो रिजल्ट फाइंड आउट हुए, तो उनमें उन्होंने चेक किया जो सैम्पल साइज़ है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके जो डिफरेंस है आपके सैम्पल में, और उसमें जो पॉपुलेशन है पैरामीटर उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उसको डिटेक्ट कर सकें। और सैम्पल साइज़ अगर लार्ज होगा तो जो स्मॉल डिफरेंसेस हैं हमारे वो भी बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सैम्पल साइज़ स्मॉल सैम्पल साइज़ अगर हम लेते हैं तो लार्जर जो डिफरेंसेस हैं, जो लार्ज डिफरेंसेस हैं हमारे, हम उसको भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो भी नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। और हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम यानी स्मॉल सैम्पल साइज़ है, स्मॉल सैम्पल लेने से क्या हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो सकती है। और जो हमारी नल हाइपोथेसिस यानी उसका जो रिज़ल्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कैलकुलेटिंग द सैम्पल साइज़, यानी हमने सैम्पल साइज़ को किस तरह कैलकुलेट करना है, इसमें उन्होंने डिफरेंट वेज बताए हैं कि सैम्पल साइज़ को कलेक्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और लेवल ऑफ पावर आपको पता होना चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए, और उसकी एक वैल्यू है अल्फ़ा वैल्यू वो होनी चाहिए, और 1 माइनस बीटा एंड इफेक्ट साइज़, यानी इफेक्ट साइज़ क्या है उनका, कितना इफेक्ट कर रही हैं वो वैल्यूज़ एक दूसरे को। सो अल्फ़ा वैल्यू हमारे पास 0.05 होती है, पावर 0.80 है, और मॉडरेट यानी इफेक्ट साइज़ है, यानी इफेक्ट साइज़ कितना होना चाहिए, मॉडरेट है, लार्ज है, स्मॉल है, तो वो डिटरमिन करता है सैम्पल साइज़ को। अब पावर को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ज़रूरी है कि हम सैम्पल साइज़ जो है वो देखें कितना ज़्यादा वो कॉमन है और कितना यूज़फुल है। सो एक्चुअल कंप्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, जिसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है और आपकी एमसीक्यूज़ में भी हो सकता है। और कैलकुलेटिंग द सैम्पल साइज जी पावर, यानी जी पावर जो है आपने उसको कैलकुलेट करना है, और ये फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इसमें अपनी जो पावर है टेस्ट की वो चेक कर सकते हैं, जो जनरल पावर एनालिसिस प्रोग्राम है ये। और इसको हम डिटर्मिन करते हैं यानी चेक करते हैं, यूज़ करते हैं इसको हम सैम्पल साइज़ को डिटर्मिन करने के लिए, और उसमें जो एनालिसिस करने के लिए पावर की एनालिसिस जो है कि कितना पावरफुल जो टेस्ट है, यानी कि पावर जो टेस्ट की है वो कितनी है। तो पावरफुल एनालिसिस है, पावर एनालिसिस है, उसको एस्टिमेट करते हैं सैम्पल साइज़ को। उसके लिए हमें ज़रूरत है हाइपोथेसिस की, फिर नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, एंड देन स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन सा हम उस पर एम्प्लॉय कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अल्फ़ा वैल्यू की वैल्यू शो की है, पावर टेस्ट जो है वो इसका इतना था, और उसकी इफेक्ट साइज जो है वो इतना होगा। ये आप SPSS में करके देख सकते हैं, जो जी पावर है उसको कैसे फाइंड आउट करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसका रिव्यू है। अब ये पूरा ओवरऑल जो हमने डिस्कस कर लिया है हाइपोथेसिस टेस्ट के बारे में, 4 जो चैप्टर्स थे उसका ये ओवरऑल मतलब एक रिव्यू होगा। हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम सैम्पल डेटा को यूज़ करते हैं, इन्फ्रेंस को ड्रॉ करते हैं, इन्फ्रेंस को ड्रॉ करने के लिए नहीं, उसमें रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए अबाउट द पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जम्पशन है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें हम एक पहले जो स्टेप है उससे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और 2 होती हैं, एक हाइपोथेसिस हमारी नल है, एक अल्टरनेटिव है। नल हाइपोथेसिस में कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि अल्टरनेटिव में इफेक्ट होता है। और यहाँ पर एग्जांपल भी इन्होंने दोबारा मेंशन कर दिया है। फिर हम एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, डिसीजन का अल्फ़ा लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन कैलकुलेशन के बाद ये फार्मूला जो है एम्प्लॉय करते हैं, फार्मूला में वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। उसके बाद अजम्पशन जो है हमारी हाइपोथेसिस की ये हैं कि अगर रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए, रैंडम सिलेक्शन होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए सैम्पल की, और पॉपुलेशन जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो अनचेंज होनी चाहिए, और यानी कि वो चेंज ना हो, और उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वैल्यूज़ जो हैं हमारी, जो सैम्पल है हमारा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और उसके बाद टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है। टाइप 1 एरर में जो रिसर्चर है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है जबकि वो ट्रू होती है, और टाइप 2 एरर में जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, जो कि फॉल्स होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो मैटर करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ द स्कोर और नंबर ऑफ स्कोर्स इन द सैम्पल। इसको भी बहुत एक्सप्लेन कर दिया गया है डिटेल से कि क्या चीज़ है ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करें, उसमें सैम्पल साइज़ है,
और अल्फ़ा लेवल है, और सेकंड थर्ड जो है वो आपका 1 टेल वर्सेस 2 टेल टेस्ट है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। कोई कॉन्सेप्ट अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।